प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान का जो दर्शन है, इस दर्शन के संदर्भ में मौलिक अधिकारों पर चर्चा करेंगे। प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, आज से हम भारत के संविधान में जिन मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है, अर्थात संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 12 से 30, क्या यहाँ देखेंगे 12 से 30 और 32 से 35 तक इनका उल्लेख किया गया है। बेटा ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान के भाग 3 में अलग से ही मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद की बात आए तो कहां से कहां तक है? 12 से 30 और 32 से 35। अब मैं इन सब के ऊपर अलग से लेक्चर अपलोड करूंगा। आज तो हमें केवल एक ही बात समझनी है, क्या कि भारत के संविधान जो मौलिक अधिकार है उनकी क्या आवश्यकता और महत्व है, मतलब इनकी आवश्यकता क्यों हुई। संविधान निर्माताओं ने भारत के संविधान में ही मौलिक अधिकारों को उल्लेख क्यों किया, विधानसभाओं पर या संसद के ऊपर इनको क्यों नहीं छोड़ा, अर्थात विधानमंडल की इच्छाओं पर इनको नहीं छोड़ा गया और संविधान में ही इन अधिकारों को उल्लेख कर दिया गया। तो क्या कारण था? अर्थात आज का जो लेक्चर होगा भारतीय संविधान का जो दर्शन है, अर्थात भारतीय संविधान के दर्शन का उल्लेख भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ही कर दिया गया है। मैंने प्रस्तावना के ऊपर 4 लेक्चर अपलोड कर रखे, आप वहां पर देख सकते हैं कि वास्तविक रूप में भारतीय संविधान का क्या दर्शन है, क्या लक्ष्य है, क्या इसकी आत्मा है, क्या कुंजी है, कुंजी मीन्स चाबी, ये सब बातें मैंने नोट कर दी हैं। अर्थात वास्तव में भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उस प्रस्तावना में ही भारतीय संविधान के समग्र दर्शन का उल्लेख कर दिया गया है। अब भारतीय संविधान का जो दर्शन है वह दर्शन संविधान की आत्मा भी है। क्या वह दर्शन संविधान की आत्मा है, और उस संविधान की आत्मा वास्तविक रूप में किसमें निवास करती है? प्रस्तावना में करती है। तो आज हम भारतीय संविधान के दर्शन के संदर्भ में मौलिक अधिकार पर चर्चा कर रहे हैं। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के दर्शन ही है, नीति निर्देशक तत्व भी भारतीय संविधान के दर्शन ही है, मूल कर्तव्य भी भारतीय संविधान के दर्शन ही है। इसलिए बेटा मैंने यह नोट किया है, भारतीय संविधान का दर्शन मौलिक अधिकार, और मौलिक अधिकार की आवश्यकता एवं महत्व के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। मौलिक अधिकार का अभिप्राय जो है, अर्थ है, इसके ऊपर हम कल के लेक्चर में चर्चा करेंगे। आज इसके अर्थ और परिभाषा पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, केवल यही देखना है आज तो कि भाई मौलिक अधिकारों की क्यों आवश्यकता पड़ी और इनका क्या महत्व है। प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, सर्वप्रथम तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है, क्या कि प्रतिदिन जो मैं एक लेक्चर मेरे YouTube चैनल पर अपलोड करता हूं उसकी जानकारी सूचना आपको प्राप्त हो, इसके लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूं आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, वास्तव में जब अधिकार की बात आती है, वैसे मैं अलग से राइट्स अधिकार के ऊपर कितने ही लेक्चर अपलोड कर चुका हूं, आप हमारे प्लेलिस्ट पॉलिटिकल थ्योरी में देखेंगे, राजनीतिक सिद्धांत में। अब चूंकि अब तो केवल हम भारत का संविधान पढ़ा रहे, तो भारतीय संविधान के संदर्भ में ही हमें मौलिक अधिकारों को समझना है। तो वास्तविक रूप में देखा जाए तो अधिकार का सीधा सा अर्थ होता है, क्या होता है कि राज्य के द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए जो सुविधाएं दी जाती हैं वो सुविधाएं ही सामान्य से रूप में अधिकार कहलाते हैं। और जब उन अधिकारों को राज्य के द्वारा रक्षित कर दिया जाता है कि भाई उन अधिकारों को व्यवस्थापिका कार्यपालिका के द्वारा भी नहीं छीना जाए, तो फिर इसे मौलिक अधिकार कह दिया जाता है। बाकी अलग से मैं लेक्चर अपलोड करूंगा कि मौलिक अधिकार किसे कहा जाता है। अब मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, यहां मैंने आपके लिए एक विशेष डायग्राम बनाया है, क्योंकि हमें मौलिक अधिकार के टॉपिक को गंभीरता से समझना है। बेटा मौलिक अधिकार के ऊपर चाहे मुझे 5-7 लेक्चर अपलोड करने पड़े, लेकिन मैं मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान के संदर्भ में आपको एक एक बात समझाऊंगा। तो बेटा ध्यान दें, वास्तव में जब अधिकार या कर्तव्य का अध्ययन किया जाता है, आप भारतीय संविधान के संदर्भ में मौलिक अधिकार का भी अध्ययन करेंगे और मूल कर्तव्यों का भी अध्ययन करेंगे। तो वास्तव में जब अधिकार और कर्तव्य की बात आती है तो सबसे पहले यहां मूल बात ये आती है क्या
कि व्यक्ति और राज्य के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन दो पहलुओं के आधार पर किया जाता है। बेटा क्या बोला है मैंने? जितेंद्र नोट कीजिएगा। व्यक्ति और राज्य के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन दो पहलुओं पर किया जाता है, दो आधारों पर किया जाता है। दो आधार कौन से हैं? दो आधार ये हैं, एक तो ये कि व्यक्ति को, नागरिकों को राज्य के प्रति क्या क्या करना चाहिए, ये इसके कर्तव्य कहलाते हैं, और राज्य को व्यक्तियों को क्या क्या सुविधाएं देनी चाहिए, ये अधिकार कहलाते हैं। तो वास्तव में व्यक्ति और राज्य के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन इन दो पहलुओं पर किया जाता है। किस किस पर? अधिकार और कर्तव्य पर। और व्यक्ति और राज्य के पारस्परिक संबंधों का जो आधार होता है वह ना केवल अधिकार और कर्तव्य होते हैं, बल्कि अधिकार, कर्तव्य, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, ये सब व्यक्ति और राज्य के पारस्परिक संबंधों के आधार होते हैं। प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, अब इस डायग्राम को समझेंगे हम, जिससे कि आप मौलिक अधिकारों की आवश्यकता और महत्व को ठीक से समझ सकें। मैं फिर कह रहा हूं कि आज हम मौलिक अधिकार का अर्थ और परिभाषा नहीं ले रहे हैं, हम केवल पहले ये बता रहे हैं कि इसकी आवश्यकता और महत्व क्या है, इसका श्री गणेश कहां से होता है अधिकारों का। बेटा ध्यान दें, वास्तव में व्यक्ति और राज्य के पारस्परिक संबंधों का जब अध्ययन किया जाता है तो यहां पर दो बातें उभर कर सामने आती हैं। क्या? पहली बात तो ये कि शांति और व्यवस्था के लिए नागरिकों के जीवन पर राज्य का नियंत्रण अति आवश्यक होता है। बेटा क्या? शांति और व्यवस्था के लिए, मतलब समाज में शांति हो, व्यवस्था हो, अर्थात समाज व्यवस्था में, सोशल सिस्टम में शांति और व्यवस्था के लिए नागरिकों के जीवन पर राज्य का नियंत्रण आवश्यक है। क्या? राज्य का नियंत्रण आवश्यक है। दूसरी तरफ राज्य की शक्ति पर भी कुछ सीमाएं लगा देना आवश्यक है, जिससे कि व्यक्ति की स्वतंत्रता का हरण नहीं हो सके। और इसका सर्वश्रेष्ठ, अति उत्तम जो उपाय है वह है मौलिक अधिकार। मैंने नोट भी किया है, मौलिक अधिकार श्रेष्ठ उपाय है। किसका है मौलिक अधिकार श्रेष्ठ उपाय? राज्य की शक्ति पर भी कुछ सीमाएं लगा देना आवश्यक है, जिससे कि वास्तविक रूप में व्यक्ति के जीवन की स्वतंत्रता का राज्य हरण नहीं कर सके, व्यक्ति स्वतंत्र रूप में अपना जीवन व्यतीत कर सके, जिससे कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का, पर्सनैलिटी का विकास हो सके। इसलिए ये बात जरूरी है कि व्यक्ति के ऊपर भी, नागरिकों के ऊपर भी, जिससे कि समाज में शांति व्यवस्था रहे, तो इसके लिए राज्य के द्वारा नागरिकों के जीवन पर नियंत्रण आवश्यक है। लेकिन कहीं राज्य सरकार मनमानी नहीं करने लग जाए, तो इसके लिए दूसरी बात यह भी जरूरी है कि राज्य की शक्ति पर भी कुछ सीमाएं लगा देना आवश्यक है, और इसका सर्वश्रेष्ठ उपाय है मौलिक अधिकार। तो हमारे भारत के संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों की स्थापना की गई है, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 3 में अलग से ही सारी बातें नोट कर दी गई हैं, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 12 से 30 और 32 से 35 में किया गया है। तो मौलिक अधिकार इसके श्रेष्ठ उपाय हैं। किसके? कि व्यक्ति के द्वारा राज्य की शक्तियों के ऊपर कुछ नियंत्रण रहे, जिससे कि राज्य तानाशाह ना बने, सरकार तानाशाह ना बने। फिर से बता रहा हूं मैं, शांति और व्यवस्था के लिए नागरिकों के जीवन पर राज्य का नियंत्रण आवश्यक है, क्योंकि यदि इनको स्वच्छंद छोड़ दिया जाएगा, स्वतंत्र नहीं, स्वच्छंद, तो ऐसी स्थिति में अराजकता फैल जाएगी। तो ये जरूरी है कि राज्य व्यक्ति के ऊपर नियंत्रण रखे, जरूरी है। लेकिन यह भी तो जरूरी है कि राज्य कहीं तानाशाह ना बन जाए, सरकार कहीं स्वच्छंद आचरण ना करने लग जाए। तो इसके लिए क्या जरूरी है? राज्य की शक्ति पर भी कुछ सीमाएं लगा देना आवश्यक है। तो हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के प्रावधान के द्वारा, उपबंधों के द्वारा
राज्य की शक्ति के ऊपर भी जो है प्रतिबंध सीमाएं लगा दी गई है। ठीक है बेटा। अब आगे मैंने यह लिखा है, अधिकार व्यक्ति की राज्य से मांग या दावा होते हैं। अर्थात वास्तविक रूप में यदि अधिकार शब्द का अर्थ लिया जाए तो अधिकार व्यक्ति की राज्य से मांग या दावा होते हैं। क्या? अधिकार व्यक्ति की राज्य से मांग या दावा होते हैं। मैंने आपको पहले बता दिया है कि भाई व्यक्ति को राज्य के प्रति क्या क्या करना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति के भी तो कर्तव्य होते हैं, और राज्य को व्यक्तियों को क्या क्या सुविधाएं देनी चाहिए, जो सुविधाएं दी जा रही है वही अधिकार कहलाते हैं। इसलिए अधिकार व्यक्ति की राज्य से मांग या दावा होते हैं। ठीक है बेटा। बाकी अभी हम इसकी अर्थ और परिभाषा नहीं ले रहे। ये जो डायग्राम मैंने समझाया इसलिए समझाया जिससे कि हम मौलिक अधिकार की आवश्यकता क्यों हुई और इसका क्या महत्व है, इन दोनों बातों को समझ सकें। अब बेटा सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि बनाते हैं। देखो सबसे पहले तो मैं आपको ये समझाऊं उससे पहले एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, जो कि मैंने यहाँ लास्ट में नोट भी कर दी है कि कोई भी राजनीतिक दार्शनिक इन अधिकारों की उपेक्षा नहीं कर सकता। देखो बेटा, वास्तव में जब हम तीन समझौतावादी विचारक हैं हॉब्स, जॉन लॉक और जीन जैक्स रूसो, तो जॉन लॉक ने व्यक्तियों के तीन प्राकृतिक अधिकारों की बात की है, और जॉन लॉक ने कहा है कि व्यक्ति को जन्म के साथ ही तीन अधिकार मिल जाते हैं, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। कौन कह रहे हैं? जॉन लॉक। जॉन लॉक ने तीन अधिकार प्राकृतिक अधिकार माने जो कि बच्चे को जन्म के साथ ही मिल जाते हैं, और इन अधिकारों को सरकार के द्वारा, राज्य के द्वारा नहीं छीना जा सकता। जॉन लॉक ने कहा है ये सबसे पहले ये बात। अब वास्तव में जॉन लॉक ने ये बात की तो जॉन लॉक की इस विचारधारा का प्रभाव पूरी दुनिया के ऊपर पड़ा है। किसी न किसी रूप में कुछ देशों के संविधानों को छोड़ करके सभी देशों के संविधानों में किसी न किसी रूप में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में अधिकारों की व्यवस्था की गई है। वो एक अलग बात है कि ब्रिटेन के संविधान में, स्विट्जरलैंड के संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई, इसका भी कारण है, लेकिन ज्यादातर देशों के संविधानों में अधिकारों की व्यवस्था की गई है। तो सबसे पहले ये बात कहने वाले जॉन लॉक थे कि बच्चे को जन्म के साथ ही तीन अधिकार मिल जाते हैं, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। ये तीन अधिकार ऐसे हैं जिनको कि सरकार, राज्य भी छीन नहीं सकता। तो बेटा वास्तव में जॉन लॉक जब ये बात करे तो इसका मूल भावार्थ यही है कि जिन अधिकारों को स्वयं सरकार के द्वारा भी नहीं छीना जा सकता वही अधिकार मौलिक अधिकार कहलाते हैं। चलिए बेटा, ये जॉन लॉक की बात हो गई। चलिए अब देखेंगे 1789 में फ्रांस में क्रांति होती है। क्या? 1789 में फ्रांस की क्रांति होती है। इस क्रांति में नारा लगाया गया था स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व, मतलब बंधुता का संदेश दिया गया था पूरी दुनिया को। ठीक है बेटा। अब 1789 के जो नया संविधान बना था फ्रांस में, 1789 के नवीन संविधान में मानवीय अधिकारों की घोषणा की गई। 1789 के नए संविधान में मानवीय अधिकारों की घोषणा की गई, मतलब मानव के अधिकारों की घोषणा कर दी गई। यहां इसके बाद में 1791 में 91 में अमेरिका के संविधान में प्रथम 10 संशोधन किए गए, और इन प्रथम 10 संशोधनों में वास्तविक रूप में नागरिकों के अधिकारों का ही उल्लेख किया गया। और जो ये प्रथम 10 संशोधन किए गए अमेरिका के संविधान में, इन संशोधनों के अंतर्गत जो नागरिकों के अधिकारों के संदर्भ में प्रावधान किए गए हैं उसे ही अधिकार पत्र की संज्ञा दी गई। बेटा अभी तक संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में केवल 27 संशोधन हुए हैं, जिसमें 10 संशोधन, प्रथम 10 संशोधन एक साथ हुए हैं, और ये नागरिकों के अधिकारों के संदर्भ में ही। मतलब 1789 के बाद में 1791 में अमेरिका के संविधान में अधिकारों का प्रावधान किया गया बेटा। उसके बाद में 1945 में अंतर्राष्ट्रीय संगठन है एक यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा भी 10 दिसंबर 1948 को मानवीय अधिकारों की सार्वलौकिक घोषणा की गई। और भाई इसके बाद में तो किसी न किसी रूप में जो मौलिक अधिकारों की धारणा है वह सर्वमान्य धारणा का रूप धारण कर लेती है। मैंने लिखा यहाँ इस प्रकार, वर्तमान में इसने अर्थात मौलिक अधिकारों का अवधारणा ने इसने सर्वमान्य रूप धारण कर लिया है, या सर्वमान्य धारणा का रूप धारण कर लिया। बेटा नोट करेंगे इस प्रकार, वर्तमान में इसने, किसने? मौलिक अधिकार ने, इसने सर्वमान्य धारणा का रूप धारण कर लिया है। मतलब किसी न किसी रूप में दुनिया के सभी देशों के द्वारा ये व्यवस्था की जा रही है कि हमारे यहाँ नागरिकों के कुछ अधिकारों का प्रावधान या उपबंध कर दिया जाए। ठीक है बेटा।
चलिए अब हम इसके दो पार्ट जो हैं, पार्ट नंबर 1 क्या कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की आवश्यकता क्यों हुई, मतलब संविधान में ही मौलिक अधिकारों का उल्लेख करने की आवश्यकता क्यों हुई, इसको संसद के ऊपर क्यों नहीं छोड़ा गया या राज्यों की जो विधानसभाएं हैं उनके ऊपर क्यों नहीं छोड़ा गया, संविधान में ही अधिकारों को उल्लेख क्यों किया गया, इसका कारण क्या था। ऐसा भी तो हो सकता था कि भाई मौलिक अधिकारों के बारे में ये प्रावधान कर दिया जाता कि समय और परिस्थिति के हिसाब से संसद, केंद्रीय सरकार, संसद और राज्यों की विधान सभाएं, विधानमंडल समय और परिस्थिति के हिसाब से, समय और परिस्थिति के हिसाब से अपने यहाँ पर जो है नागरिकों के अधिकारों की व्यवस्था करें। लेकिन नहीं, संविधान निर्माताओं ने इसे विधान मंडलों की इच्छा पर नहीं छोड़ा, सरकार की इच्छा पर नहीं छोड़ा, बल्कि संविधान में ही अलग से भाग 3 बनाया और उसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों का स्पष्ट रूप में उल्लेख कर दिया। ऐसा क्यों, क्या कारण था, ये चर्चा करेंगे। अब इसकी आवश्यकता क्यों हुई बेटा। बिंदु नंबर 1, वैधानिक परंपराओं और राजनीतिक जागरूकता का अभाव, अर्थात वास्तविक रूप में इसका पहला जो कारण था कि भारतीय संविधान में ही मौलिक अधिकारों को उल्लेख कर दिया गया, संसद के ऊपर इसको नहीं छोड़ा गया, राज्यों की विधानसभाओं के ऊपर इसको नहीं छोड़ा गया, संविधान में ही भाग 3 में इसका उल्लेख किया गया, अनुच्छेद 12 से 30 और 32 से 35 तक स्पष्ट रूप इसका प्रावधान कर दिया गया। तो इसका सबसे पहला जो कारण था वो था वैधानिक परंपराओं और राजनीतिक जागरूकता का अभाव, अर्थात वास्तविक रूप में भारत के अंतर्गत जो भारत की जनता थी उस जनता के अंतर्गत राजनीतिक जागरूकता नहीं थी, राजनीतिक चेतना नहीं थी, और हमारे यहाँ पर वास्तविक रूप में ब्रिटेन की तरह कोई संवैधानिक परंपराएं या अभिसमय मौजूद नहीं थे। इसलिए वास्तव में हमारे यहाँ पर संसद के ऊपर, विधानसभाओं के ऊपर ये नहीं छोड़ा गया कि भाई अधिकारों के बारे में ये बाद में व्यवस्थाएं करें, मतलब सरकार की इच्छा के ऊपर या व्यवस्थापिका और कार्यपालिका की इच्छा के ऊपर अधिकारों को नहीं छोड़ा गया, बल्कि संविधान में इनका उल्लेख कर दिया गया। क्यों? क्योंकि वास्तविक रूप में ब्रिटेन के अंतर्गत और स्विट्जरलैंड के अंतर्गत इनका उल्लेख नहीं है संविधान में। इसका कारण है कि ब्रिटेन में वैधानिक परंपराएं मौजूद हैं, संवैधानिक परंपराएं हैं, वहां का संविधान अलिखित है, तो वहां की राज्य व्यवस्था का जो संचालन होता है वो संवैधानिक परंपराओं के द्वारा होता है, जिनको कि अभिसमय भी कहते हैं, अभिसमय के द्वारा किया जाता है। जैसे राजा से संबंधित अभिसमय है, संसद से संबंधित अभिसमय है, मंत्रिमंडल से संबंधित अभिसमय परंपराएं हैं। तो वहां वास्तविक रूप में इनकी आवश्यकता नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वहां परंपराओं के द्वारा ही, संवैधानिक परंपराओं के द्वारा ही राज्य व्यवस्था का संचालन किया जाता है, कोई परेशानी नहीं आ रही है। और राजनीतिक जागरूकता तो स्विट्जरलैंड के अंतर्गत तो बहुत ज्यादा राजनीतिक जागरूकता है। इसलिए ब्रिटेन में और स्विट्जरलैंड में यदि संविधान में मौलिक अधिकारों को उल्लेख नहीं किया गया तो इसका मूल कारण यही था, जबकि भारत के अंतर्गत इसका उल्लेख करना अति आवश्यकता संविधान सभा के द्वारा ही। क्यों? क्योंकि हमारे भारत में वास्तविक रूप में तो वैधानिक परंपराओं का अभाव है और दूसरा हमारे यहाँ पर राजनीतिक जागरूकता का भी अभाव है, अर्थात हमारी जो जनता है वह राजनीति के प्रति इतनी जागरूक नहीं है, यहाँ इतनी राजनीतिक चेतना जागृत नहीं हुई थी उस समय। इसलिए संविधान निर्माताओं ने यह सोचा कि सरकार के ऊपर अर्थात व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के ऊपर ये बात नहीं छोड़ी जाए, बल्कि संविधान में ही मौलिक अधिकारों को उल्लेख कर दिया जाना चाहिए। तो सबसे पहले जो इसकी आवश्यकता थी वो ये थी। दूसरा बिंदु, संविधान सभा के सदस्यों ने ब्रिटिश शासन के अत्याचार प्रत्यक्ष रूप से देखे थे। बेटा बहुत महत्वपूर्ण बात है, संविधान सभा के सदस्यों ने ब्रिटिश शासन के अत्याचार प्रत्यक्ष रूप से देखे थे, अर्थात जो संविधान सभा के सदस्य थे, जिसके अंतर्गत विशेषकर हम डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर का नाम ले रहे हैं, तो सबसे पहले तो देखिए संविधान सभा किसे कहते हैं? संविधान निर्माण के लिए गठित प्रतिनिधि सभा को संविधान सभा कहते हैं। बेटा क्या? संविधान निर्माण के लिए गठित प्रतिनिधि सभा को संविधान सभा कहते हैं। तो संविधान सभा के जो सदस्य थे इन्होंने ब्रिटिश शासन के अत्याचार प्रत्यक्ष रूप में देखे थे, इसलिए इन्होंने सोचा कि अगर सरकार की इच्छा के ऊपर हमने अधिकार छोड़ दिए तो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका मिल करके जनता के ऊपर अत्याचार ढाएंगे, अत्याचार करेंगे। इसलिए इन्होंने ये उचित समझा कि संविधान के अंतर्गत ही
सरकार की शक्ति के ऊपर सीमा प्रतिबंध लगा दिया जाए, और इसका श्रेष्ठ उपाय था मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान में ही किया जाए। इसलिए संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान के अंतर्गत ही अलग से भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया, क्योंकि उन्होंने प्रत्यक्ष रूप में देखा था और इन्होंने देखा कि वास्तव में अगर सरकार की इच्छा के ऊपर ये छोड़ दिया जाएगा तो फिर सरकार तानाशाही व्यवहार करेगी ही करेगी, व्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षित नहीं रहेगी। इसलिए भी ये आवश्यकता हुई कि संविधान में ही मौलिक अधिकारों को उल्लेख कर दिया जाए। बेटा तीसरा, भारत में प्रजातंत्र नया नया ही स्थापित किया जा रहा था, इस कारण भी नागरिकों के अधिकारों को विधानमंडल की इच्छा पर छोड़ना उचित नहीं समझा गया। बेटा ध्यान दीजिएगा, क्या कि वास्तव में भारत के अंतर्गत चूंकि जो प्रजातंत्र स्थापित किया जा रहा था वो एक नया प्रयोग था, इसलिए यहां अगर मान लीजिएगा नागरिकों के अधिकारों को विधानमंडल की इच्छा पर, सरकार की इच्छा पर यदि छोड़ दिया जाएगा तो फिर ये उचित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वास्तविक रूप में फिर यहां एक प्रकार से जनता के ऊपर अत्याचार किया जाएगा। जनता से हम ये कहेंगे कि एक प्रकार से निरंकुशता का आचरण किया जाएगा और जनता अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित नहीं रख पाएगी। इसलिए संविधान निर्माताओं ने ये तय किया क्या कि मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान में ही कर दिया जाए। इसलिए भी इसकी आवश्यकता हुई क्या कि भारतीय संविधान में ही मौलिक अधिकारों को उल्लेख कर दिया गया। बेटा यहां एक बहुत महत्वपूर्ण व्याख्यान से डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर कह रहे हैं कि भारत में इनको मतलब मौलिक अधिकारों को इनको विधानमंडलों या सरकार की इच्छा पर छोड़ देना उचित नहीं है, क्योंकि भारत में लोकतंत्र अब तक पूर्ण रूप से पनप नहीं पाया है। इसलिए इनको मतलब मौलिक अधिकारों को संविधान में रख दिया गया। मतलब डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर ने कहा है स्पष्ट रूप में कि भाई मौलिक अधिकारों को सरकार की विधानमंडल की इच्छा पर नहीं छोड़ा गया। क्यों नहीं छोड़ा गया? क्योंकि भारत में लोकतंत्र वास्तविक रूप में पूर्ण रूप में नहीं पनप पाया, इसलिए इनको संविधान में स्थान दे दिया गया, अर्थात संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों को लेकर कर दिया गया। ठीक है बेटा, तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की आवश्यकता क्यों हुई, अर्थात भारत के संविधान में ही मौलिक अधिकारों को लेकर क्यों किया गया, इसके मैंने आपको ये 3 कारण बताए। इनमें समग्र बातें समाहित हो जाती हैं। अब इसका दूसरा पार्ट लेते हैं, मौलिक अधिकारों का महत्व क्या, इंपॉर्टेंस, मतलब मौलिक अधिकारों का आखिर महत्व क्या है। बेटा सबसे पहले तो यहां नोट करेंगे कि भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद 12 से 30 और 32 से 35 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। कौन कौन से अनुच्छेद में क्या क्या बातें हैं, इसके लिए मैं अलग से लेक्चर अपलोड करूंगा। अब बेटा संविधान के अंतरंग भाग के रूप में संविधान के अंतरंग भाग के रूप में मौलिक अधिकारों का बहुत ज्यादा महत्व है, जिसको कि मैंने 3 बिंदु के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है। बाकी लास्ट में मैंने यहाँ 3 बहुत महत्वपूर्ण बातें नोट की हैं, इनको भी आपको नोट करना है और मैं समझाऊंगा। बेटा सबसे पहला जो महत्व है मौलिक अधिकार प्रजातंत्र के आधार स्तंभ है। बेटा ध्यान दीजिएगा, मौलिक अधिकार प्रजातंत्र के आधार स्तंभ है। इसका जो मूल भावार्थ होगा वो ये होगा कि अगर नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान नहीं किए जाएंगे तो उनसे व्यक्तियों के व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाएगा, और व्यक्तियों के व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाएगा तो फिर लोकतंत्र का भी विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए ये मौलिक अधिकारों का महत्व है क्या कि मौलिक अधिकार लोकतंत्र प्रजातंत्र के आधार स्तंभ हैं। अगर किसी भी देश के अंतर्गत लोकतंत्र को मजबूत करना है तो नागरिकों के लिए अधिकारों की व्यवस्था संविधान में करनी ही पड़ेगी। जैसा कि एक विद्वान है GN जोशी, इन्होंने कहा है एक स्वतंत्र प्रजातंत्रात्मक देश में ये का मतलब मौलिक अधिकार, ये अर्थात मौलिक अधिकार सामाजिक, धार्मिक और नागरिक जीवन के प्रभावदायक उपयोग के एकमात्र साधन है। बेटा अगर किसी देश में लोकतंत्र को अपनाया गया हो और वहां पर यदि मौलिक अधिकारों का उल्लेख नहीं किया गया हो तो वहां के नागरिकों के सामाजिक,
धार्मिक और नागरिक जीवन का विकास नहीं हो सकता। इसलिए लोगों के सामाजिक, धार्मिक और नागरिक जीवन का विकास हो, अर्थात एक प्रकार से मैं कह सकता हूं कि व्यक्ति की व्यक्तित्व का सर्वांगीण रूप में विकास हो, इसके लिए भाई संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया जाता है। यही इसका महत्व है। क्या? मौलिक अधिकार प्रजातंत्र के आधार स्तंभ है। जीएन जोशी कह रहे हैं कि एक स्वतंत्र लोकतंत्रात्मक या प्रजातंत्रात्मक देश में ये मतलब मौलिक अधिकार सामाजिक, धार्मिक और नागरिक जीवन के प्रभावदायक उपयोग के एकमात्र साधन है। इनके बिना लोकतंत्र, इनके बिना मतलब मौलिक अधिकार के बिना, इनके बिना लोकतंत्र का सिद्धांत लागू नहीं हो सकता और बहुमत का अत्याचार भी नहीं रोका जा सकता। अगर मान लीजिएगा, जैसे मैं भारत को उदाहरण दूं, भारत की चर्चा करें तो भारत में वैसे देखें तो हम दल व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था है, लेकिन मान लीजिएगा किसी दल को स्पष्ट बहुमत मिल रहा है। स्पष्ट बहुमत मिलने के बाद में 5 वर्ष तक तो वह हम कह सकते हैं कि अत्याचारी व्यवहार कर ही सकता है, मतलब बहुमत का अत्याचार हो सकता है। तो फिर उस बहुमत के अत्याचार को कैसे रोका जाए? बहुमत के अत्याचार को रोकने का श्रेष्ठ उपाय है उस संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था कर दी जाए। इसलिए मौलिक अधिकार लोकतंत्र के आधार स्तंभ है। क्यों? क्योंकि इनके द्वारा अर्थात मौलिक अधिकारों के द्वारा लोकतंत्र के सिद्धांत को लागू किया जाता है और बहुमत के अत्याचार को रोका जा सकता है। ठीक है बेटा, अब मैं इसको फिर एक बार दोहरा रहा हूं। जीएन जोशी कह रहे हैं एक स्वतंत्र प्रजातंत्रात्मक मतलब लोकतंत्रात्मक देश में ये मतलब मौलिक अधिकार ये सामाजिक, धार्मिक और नागरिक जीवन के प्रभावदायक उपयोग के एकमात्र साधन है। एकमात्र यही साधन है मौलिक अधिकार। इनके बिना मतलब मौलिक अधिकारों के बिना लोकतंत्र का सिद्धांत लागू नहीं हो सकता और बहुमत का अत्याचार नहीं रोका जा सकता है। अगर बहुमत के अत्याचार को रोकना है, लोकतंत्र के सिद्धांत को लागू करना है, तो संविधान में मौलिक अधिकारों का प्रावधान होना ही चाहिए। इसीलिए मौलिक अधिकारों को लोकतंत्र के आधार स्तंभ कहा जाता है। बेटा दूसरा जो इसका महत्व है, एक दल विशेष की तानाशाही स्थापित होने से रोकने के लिए। बेटा ध्यान दीजिएगा, अब चूंकि लोकतंत्र में दलीय व्यवस्था तो होती ही है, तो भारत में दलीय व्यवस्था है और बहुदलीय व्यवस्था है। तो एक दल विशेष की तानाशाही स्थापित होने से रोकने के लिए मतलब किसी भी दल विशेष को बहुमत मिल जाता है तो उस राजनीतिक दल विशेष के द्वारा तानाशाही व्यवहार ना किया जाए, इसके लिए मौलिक अधिकारों की व्यवस्था कर दी जाती है। इसलिए यह भी मौलिक अधिकारों का महत्व है कि मौलिक अधिकारों के द्वारा किसी एक दल विशेष की तानाशाही को स्थापित नहीं होने दिया जाता है। क्यों? क्योंकि किसी भी दल की यदि सरकार है और उसके द्वारा तानाशाही व्यवहार किया जाता है तो ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा व्यक्तियों को जो मौलिक अधिकार दिए गए उन मौलिक अधिकारों की रक्षा की जाएगी। जैसा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में स्पष्ट रूप में अधिकार दिया गया है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अर्थात किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का जो है उल्लंघन होता है, जैसे कि मान लीजिएगा सरकार के द्वारा, किसी भी सत्ता के द्वारा, तो ऐसी स्थिति में उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय की शरण दी जा सकती है अनुच्छेद 32 के तहत। ठीक है बेटा, बाकी आगे हम व्यापक रूप में चर्चा करेंगे। और तीसरा जो इसका महत्व है बेटा, ये मतलब मौलिक अधिकार, ये व्यक्ति स्वातंत्र है, मतलब व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति स्वातंत्र है और सामाजिक नियंत्रण, सोशल कंट्रोल, सामाजिक नियंत्रण के बीच उचित सामंजस्य की स्थापना करते हैं। बेटा वास्तव में मौलिक अधिकारों का यह भी महत्व है कि ये मतलब मौलिक अधिकार व्यक्ति स्वतंत्र है, मतलब व्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक नियंत्रण के बीच उचित सामंजस्य की स्थापना करते हैं। कौन? मौलिक अधिकार। किसके बीच में? एक तरफ व्यक्ति और दूसरी तरफ सामाजिक नियंत्रण। क्योंकि राज्य व्यवस्था समाज व्यवस्था की उपव्यवस्था होती है। समाज व्यवस्था की उपव्यवस्था क्या होती है? राजनीतिक व्यवस्था होती है। इसलिए व्यक्ति और समाज के बीच वास्तविक रूप में जो सामंजस्य की स्थापना की जाती है, संतुलन की स्थापना की जाती है, वो मौलिक अधिकारों के द्वारा ही की जाती है। तो ये इसका तीसरा महत्व होगा बेटा। और इसके बाद ही मैंने 1, 2, 3 ये 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण नोट की हैं। आप सभी नोट करेंगे बेटा, नोट कीजिएगा, आप भी नोट कीजिएगा बेटी। एक ये मतलब मौलिक अधिकार, ठीक है बेटा, ये नागरिकों को न्याय और उचित व्यवहार की सुरक्षा प्रदान करते हैं। नोट करेंगे बेटा, ये मतलब मौलिक अधिकार नागरिकों को, इधर आइएगा बेटा, ये व्यक्ति नागरिक,
ये मतलब मौलिक अधिकार नागरिकों को न्याय और उचित व्यवहार की सुरक्षा प्रदान करते हैं। मतलब मौलिक अधिकारों के द्वारा नागरिकों को न्याय मिलता है और इसी के साथ में उचित व्यवहार की सुरक्षा प्रदान की जाती है। किसके द्वारा? मौलिक अधिकारों के द्वारा। दूसरा है बेटा राज्य के हस्तक्षेप। बेटा ध्यान दें, राज्य के हस्तक्षेप, नागरिकों के जीवन में हस्तक्षेप करता है ना, तो राज्य का हस्तक्षेप और व्यक्ति की स्वतंत्रता। देखो बेटा, राज्य व्यक्ति के जीवन में हस्तक्षेप करेगा। अब चूंकि व्यक्ति को भी स्वतंत्रता चाहिए, व्यक्ति को स्वतंत्रता चाहिए तो राज्य की शक्ति के ऊपर भी सीमा लगाना जरूरी होता है ना। यस, तो राज्य के हस्तक्षेप और व्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच संतुलन स्थापित करने का कार्य मौलिक अधिकारों के द्वारा ही किया जाता है। फिर से बोल रहा हूं बेटा, राज्य के हस्तक्षेप और व्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है। मैंने यहां छोड़ दिया है, बाकी आप पूरा लिखेंगे। राज्य के हस्तक्षेप और व्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है। किसके द्वारा? मौलिक अधिकार के द्वारा। मतलब राज्य का हस्तक्षेप जो किसके ऊपर नियंत्रण हो जाता है, किसका? मैंने लिखा ना कि राज्य की शक्ति पर भी कुछ सीमाएं लगा देना आवश्यक है और इसका श्रेष्ठ उपाय है मौलिक अधिकार। तो इसका मतलब ये होगा कि एक तरफ तो राज्य का जो हस्तक्षेप है उसके ऊपर नियंत्रण हो रहा है, दूसरी तरफ व्यक्ति की स्वतंत्रता के ऊपर भी जो है नियंत्रण हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि व्यक्ति किसी भी रूप में स्वच्छंद आचरण नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि राज्य के कानून होते हैं, इन कानूनों का पालन करना नागरिकों के लिए अति आवश्यक होता है। इसलिए राज्य के हस्तक्षेप और व्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है। किसके द्वारा? मौलिक अधिकारों के द्वारा बेटा। और तीसरा है ये मतलब मौलिक अधिकार, ये मानवीय स्वतंत्रता के मापदंड और संरक्षक दोनों है। बेटा नोट करें, बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये मतलब मौलिक अधिकार, बेटा नोट करना है ये बात। मौलिक अधिकार मानवीय स्वतंत्रता के मापदंड और संरक्षक दोनों है। मतलब वास्तविक रूप में देखा जाए तो जो ये मौलिक अधिकार है ये मानवीय स्वतंत्रता के मापदंड और संरक्षक दोनों हैं। अर्थात किस देश के अंतर्गत, किसी भी देश के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का प्रावधान संविधान में किया गया नहीं, इस आधार पर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां पर वास्तविक रूप में जो राज्य व्यवस्था है वह राज्य व्यवस्था श्रेष्ठ है या नहीं। तो इसलिए मौलिक अधिकार मानवीय स्वतंत्रता के मापदंड और संरक्षक दोनों हैं। मतलब मौलिक अधिकारों के द्वारा मानव की स्वतंत्रता की सुरक्षा की जाती है और इसी के साथ में उसकी रक्षा भी की जाती है। और मानवीय स्वतंत्रता के जो ये मौलिक अधिकार, ये मापदंड और संरक्षक दोनों हैं। इस कारण इनका अपना मनोवैज्ञानिक महत्व है। अर्थात क्योंकि ये मौलिक अधिकार मानवीय स्वतंत्रता के मापदंड और संरक्षक दोनों है, इस कारण इनका अपना मनोवैज्ञानिक महत्व है। क्या है इनका? मनोवैज्ञानिक महत्व है। और अंत में लिखा है कोई भी राजनीतिक दार्शनिक उनकी उपेक्षा नहीं कर सकता। किसकी उपेक्षा नहीं कर सकता? मौलिक अधिकारों की। आधुनिक समय में कोई भी राजनीतिक दार्शनिक उपेक्षा नहीं कर सकता। और फिर मैंने ब्रैकेट में कहा जॉन लॉक। ये जॉन लॉक की जिसकी चर्चा मैंने प्रारंभ में कर दी है कि वास्तविक रूप में जॉन लॉक ने अपना प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत दिया है। उसमें स्पष्ट रूप से कहा है कि व्यक्ति को जन्म के साथ 3 अधिकार मिल जाते हैं: जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। मुझे बताइएगा जॉन लॉक ने जो ये 3 अधिकारों की बात की है, क्या भारतीय संविधान में उनको स्थान नहीं दिया गया है? जैसे स्थान दिया गया है। हाँ, स्वतंत्रता का जो अधिकार है, क्या स्वतंत्रता का अधिकार है, जीवन का अधिकार है, वो यथावत बरकरार है। लेकिन संपत्ति का जो अधिकार है वह प्रारंभ में मौलिक अधिकार था, उसके बाद में 44वां संविधान संशोधन किया गया और उसमें संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा समाप्त कर दिया गया और इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया, जिसका कि हम आगे चलकर चर्चा करेंगे। क्या कर रहा हूं? जिसकी हम आगे चल करके चर्चा करेंगे। यहाँ तो मैंने केवल संकेत दिया है। और जॉन लॉक का नाम मैंने इसलिए लिया है क्योंकि वास्तविक रूप में सबसे ज्यादा प्रभाव जॉन लॉक का ही पड़ा है। किसके ऊपर? अधिकारों के संदर्भ में। पूरी दुनिया के संविधानों के ऊपर किसी न किसी रूप, प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप में पढ़ा ही पढ़ा है। बाकी जॉन लॉक की सारी बातें आप समझना चाहते हैं तो आप पश्चिमी राजनीतिक विचारकों के अंतर्गत जॉन लॉक को समझ सकते हैं। सभी विद्यार्थियों के लिए बेटा ये तो ये हो गया भारतीय संविधान का दर्शन, जिसमें मौलिक अधिकार की आवश्यकता एवं महत्व क्या है, ये 2 बातें मैंने समझाई है। कल का जो हमारा लेक्चर होगा वह है मौलिक अधिकारों का क्या अर्थ है, इसकी क्या परिभाषाएं हैं और भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है या जो अधिकार पत्र है इसकी क्या विशेषताएं, ये दोनों बातें कल मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है बेटा?
तो मुझे विश्वास है आप भारतीय संविधान के दर्शन के संदर्भ में मौलिक अधिकार की आवश्यकता एवं महत्व को ठीक से समझ गए होंगे। यस, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।